प्यारे दोस्तों, मैं आर.एस. विश्वकर्मा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज पामगढ़, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के संबद्ध कॉलेज है। मैं यहाँ राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हूँ। हम लोग इस समय एमए सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपरों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर। फर्स्ट पेपर का नाम है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, और ये सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर है। और इस पहले पेपर की लगभग हम तीसरी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। इस तीसरी इकाई में जो प्रमुख विद्वान या दार्शनिक हैं, विचारक हैं, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करने। हमने देखा कि लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के बाद पंडित नेहरू की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई, और उन्होंने उस 40-42 साल के कांग्रेस के राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ लाया, और उन्होंने उस अधिवेशन में प्रत्यक्ष रूप से भारत को आजाद कराने की मांग उठाई, और यह जो है आगे चल के कांग्रेस का एक उद्देश्य बन गया। इस अधिवेशन का परिणाम यह हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में स्थापित राजनेताओं में शुमार हो गए, और उनकी ये जो बीच की विदेशी यात्राएं हुई, उन विदेशी यात्राओं ने भी उनके जीवन में बड़ा अच्छा वैचारिक मोड़ लाया। और नेहरू जो है देश और विदेश दोनों के बीच की एक धुरी बन गए। देश के कोने कोने में खुद उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से घूम करके जा करके राष्ट्रीयता की अलग जगाई, और विदेशों में भी भारत के एक स्थापित नेता के रूप में नेहरू जी जाने समझे जाने लगे और सुने जाने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस समय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में गांधी के बाद लगभग नेहरू प्रतिस्थापित हो गए, और उनका जो राजनीतिक कैरियर था वो बिल्कुल एक तरह से चल गया। उसके बाद 1936 में एक नया मोड़ आता है, जब उनको कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। और इसके बाद एक और घटना घटती है। ब्रिटिश सरकार ने अपने यहाँ 1935 का जो अधिनियम है, जिसे हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं, उसमें ब्रिटिश सरकार ने उस अधिनियम को भारत पर लगभग लागू किया, और उस अधिनियम में बहुत सारे ऐसे प्रावधान स्थापित किए गए जो भारत को एक लोकतांत्रिक देश की दिशा में ले जाने के लिए, और उसके लगभग शासन प्रशासन का एक खाका लगभग ये तय हो गया कि अगर भारत कभी आजाद होता है और भारत को कभी अपनी नियमावली बनाने का एक मौका मिलता है, तो उससे बहुत सारी चीजें भारत के हित में जो है आएंगी। और यहाँ पर जो है इसके बाद जो देश में जो राज्यों की असेंबलियों के जो चुनाव हुए, उसमें भी क्योंकि नेहरू जी के बदौलत जो है उन असेंबलियों के इलेक्शन में भी कहीं कहीं उनको पूरा बहुमत मिला, या कहीं कहीं पर वो भारी संख्या में जीत करके आए, और जिससे कांग्रेस का एक राजनीतिक पक्ष जो है वो देश के अंदर भी मजबूत हुआ, और अंग्रेजी साम्राज्य के लगने लगा कि अब वो भारत नहीं है जिसे बहुत दिन तक दबा कर रखा जा सकता है, और अब इसकी आवाज जो है वो एक फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए जो है बुलंदी से उठना शुरू होती है। तो इन असेंबलियों ने बहुत इसमें एक रोल अदा किया। इसके बाद 1935 के बाद उन असेंबलियों में जो मतलब आजादी की जो मांग थी वो एक मुखर हुई, और
गांधी जी और तमाम सारे नेताओं का यह विचार था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता की बिना अधूरी है। अर्थात जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता कोई खास मायने नहीं रखती। और इसके लिए जो है नेहरू जी ने एक क्रांति की ज्वाला को जो है उन्होंने जगाई। राजनीतिक क्रांति की सफलता के लिए उन्होंने आर्थिक क्रांति को आवश्यक माना और लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में लगभग उसने प्रयास करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रगतिशील विचारों के कारण ही सन 1935 के संवैधानिक अधिनियम के अनुसार प्रांतीय स्वराज्य हेतु हर निर्वाचन में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसका कई प्रांतीय विधानसभाओं में बहुमत मिला और यह प्रशासन पर उनका जो प्रत्यक्ष प्रभाव कायम हो गया। उसके बाद एक और घटना घटती है। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये दो प्रकार के राष्ट्रों में लगभग बढ़ जाता है, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र अर्थात युद्ध को चाहने वाले राष्ट्र थे और जो अपने आप को बचा रहे थे उस युद्ध की विभीषिकता से उन्हें मित्र राष्ट्र कहते थे। तो भारत ये चाहता तो था कि इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इस युद्ध में वो नेतृत्व करे, लेकिन वो सम्मान और स्वाभिमान और कुछ अंग्रेजी सरकार की कुछ समर्थन के कारण वो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश हुकूमत जो है भारतीय नेताओं को सम्मान से उसमें मौका दे या उनसे जो भी मतलब करे तो वो उसे भारतीय नेताओं को अपने विश्वास में लेकर के। लेकिन अंग्रेज सरकार ने ऐसा नहीं किया और बिना भारतीय नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को बिना विश्वास में लिए उसने मित्र राष्ट्रों की ओर से भारत को भी जो है युद्ध में सम्मिलित कर लिया। ये बात जो है भारतीय नेताओं को उनके स्वाभिमान के खिलाफ लगी और उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो है मैंने हमसे नहीं पूछा गया। हालांकि भारत चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते जो है वो चाहता था कि मित्र राष्ट्रों की ओर से वो युद्ध में कहीं ना कहीं अपना नेतृत्व करे, अपनी भूमिका का निर्वहन करे। और ये बात जो है भारतीय नेताओं को नागवार मिली। इसके बाद 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसमें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में जैसे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और उसमें लगभग आधी से ज्यादा असेंबलियों ने विरोध स्वरूप कांग्रेस के विरोध माने अंग्रेजों के विरोध स्वरूप जो है या तो त्यागपत्र दे दिया या बहुत माने उसमें से विरोध स्वरूप अपना पद त्याग दिया। तो ये जो घटनाएं हैं वो भारत की राजनीति में नेहरू जी को स्थापित करने में कहीं ना कहीं वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्योंकि अंग्रेज सरकार का यह प्रत्यक्ष रूप से विरोध था भारतीय नेताओं का और अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है उसने सभी भारतीय नेताओं को या कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग जगह पर रखा। जैसे महात्मा गांधी को बॉम्बे के आगा खां पैलेस में रखा, नेहरू जी वगैरह और बड़े नेताओं को जो है वो अहमदनगर की जेल में रखा। इस तरीके से मतलब कहना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने इसको भारत छोड़ो आंदोलन को विशेष रूप से दबाने का प्रयास किया और इन नेताओं को जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया अर्थात 1945 में उसके बाद लिया गया और 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो एक विशेष घटना घटती है। ब्रिटेन में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के और उस चुनाव में उस समय के जो ब्रिटिश
के नेतृत्व करता थे, या ब्रिटिश को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंकने के उत्तरदायी व्यक्ति थे, कहना चाहिए मिस्टर विंस्टन चर्चिल, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। उनकी पार्टी अनुदार दल जिसका नाम था, वो उस चुनाव में 45 के चुनाव में जो है वो पराजित होती है, और वहां का जो दूसरा दल लेबर पार्टी यानी श्रमिक दल जो था वो सत्ता में आता है। उदार और अनुदार ये दो दल थे। अनुदार दल जो था वो नहीं चाहता था कि भारत को अभी आजादी देने का समय है, या आजादी के पक्ष में वो नहीं था, लेकिन जो श्रमिक पार्टी थी वहां की वो चाहती थी कि भारत पर ज्यादा हुकूमत ठीक नहीं है और अब उसको जो है आजाद कर देना चाहिए। उस चुनाव का परिणाम यह हुआ कि अनुदार दल पराजित हुआ और श्रमिक दल जो है सत्ता में आया। और जब श्रमिक दल सत्ता में आया तो उसके जो लीडर वहां के पीएम बने मिस्टर क्लीमेंट एटली, वो चाहते थे कि भारत को आजादी देना चाहिए। उन्होंने वायसराय चेंज किया, लॉर्ड बेबल जो थे उस समय वो अनुदार के समर्थक थे, उन्होंने वायसराय चेंज किया और क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वायसराय बना करके यहाँ भेजा और ये कोशिश करने के लिए उन्हें प्रेरित किया कि आप भारत की स्वराज्य की दिशा में जो है वहां उनकी मदद करें। लॉर्ड माउंटबेटन के आने का परिणाम यह हुआ कि भारत की स्वराज्य का जो अभियान था वो लगभग अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के उसमें था। अब यहाँ पर भारत में दो इंटरनल वैचारिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। मुस्लिम बाहुल्य जो राज्य था, क्षेत्र था कहना चाहिए, उसको मुस्लिमों ने अलग देश के रूप में बनाने की मांग की, यह प्रस्ताव रखा। तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाए जगह जगह जो है। 1942 के बाद ही 40 के बाद ही जो है हिंदू और मुस्लिमों में दंगे होना शुरू हुए, सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। और इस मारकाट का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिमों का एक अलग मुस्लिम बहुल वाला जो क्षेत्र था पाकिस्तान, उसके लिए उस समय उनके जो लीडर थे मुस्लिमों के, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने उसकी मांग को मुखर किया और ये निश्चित हो गया कि अब भारत को जो आजादी मिलेगी वो बंटवारे के बाद मिलेगी या खंडित आजादी मिलेगी। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई भारतीय नेताओं के बाद कि भारत को विभाजित करके अलग पाकिस्तान राज्य बनाना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजादी प्राप्त हो। और उस आजादी के बाद जो है, इस बीच में मैंने एक चीज बताना भूल गया, क्लीमेंट एटली ने वायसराय चंद के साथ साथ एक और काम किया। उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्रियों को, 2-3 मंत्रियों को कैबिनेट मिशन बना करके भारत भेजा और भारत में इस बात की जानकारी का अध्ययन करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने भेजा कि आप वहां जाके पता करिए कि भारतीयों को क्या प्रत्यक्ष रूप से सत्ता सौंपी जा सकती है। कैबिनेट मिशन ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और वो है जब फरवरी मार्च में जब भारत आया और जब उसने मई में अपनी रिपोर्ट दी तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट का आशय यह था कि जितना जल्दी हो सके भारतीयों को सत्ता सौंप देनी चाहिए और भारतीय जो है अपनी सत्ता का सदुपयोग करने की मतलब उनमें क्षमता है, वो अपना स्वराज अपना शासन को चला सकते हैं। और उसी कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान बनाने के लिए एक सभा, उसके जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए और उस संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस सहित लगभग बहुत सारे अन्य लोग भी, अन्य पार्टियों के लोग भी जीत कर आए। सबसे बड़ा दल उसमें कांग्रेस बना और उस समय 45-46 तक आते आते नेहरू जो है वो एक भारत के स्थापित और सर्वमान्य नेता बन चुके थे और नेहरू की बात जो है देश के हर कोने कोने का आदमी सुनता था और लगभग उनकी नीतियों को मान करके और उसका अनुगामी बन जाता था। तो ये जो परिस्थितियां बनी कैबिनेट मिशन के आगे तक और संविधान सभा के चुनाव में, तो ये जो
ये जो संविधान सभा के चुनाव हुए ये बड़े कारगर सिद्ध हुए। तो क्लेमेंट एटली, मेरा कहने का मतलब मैं बताना ये चाह रहा था कि क्लेमेंट एटली जो श्रमिक पार्टी के लीडर थे, उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत सारा प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों के चलते, उन्हीं की कोशिशों के चलते भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। पाकिस्तान और भारत दो अलग देश बने और पाकिस्तान एक अलग देश बना, उसका एक अलग सिस्टम, अलग संविधान उसका बना, वो अपना हिसाब से, और भारत जो है अपने राय पर अलग चला। उस समय संविधान बन रहा था और उसी समय फिर नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 से बनती है। यहाँ से हम नेहरू जी का राजनीतिक जीवन जो है प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे।